अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ योर बिज़नेस। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा सर, ख़बर आ रही है कि 10 रुपये के नोट को जो है स्टेट बैंक रिटायर करना चाह रहा है और इसकी जगह पे 10 रुपये का कॉइन आएगा। सर इस तरह की पहले भी कोशिश की गई मगर वो कामयाब नहीं हो पाई और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया 10 रुपये का सिक्का, तो एक बार फिर वही ख़बरें आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली बात ये है कि पाकिस्तान में ये जो करेंसी नोट्स की यानी उसको चेंज करने की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अनाउंसमेंट है, ये पिछले साल भी इन्होंने की थी और कहा था कि हम न्यू सिक्योरिटी फीचर्स लेकर हम कैबिनेट के पास जा रहे हैं और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ये नए करेंसी नोट्स इंक्लूडिंग दिस ये जो सिक्का है ये मार्केट में इन सर्कुलेशन हो जाएगा। लेकिन अब जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को बताया है कि वो जो कैबिनेट के पास लेकर गए थे उसमें मज़ीद चेंजेस और डिज़ाइन के अंदर और न्यू सिक्योरिटी फीचर्स चूँकि वहाँ से डायरेक्शन आई है, तो इट विल रिक्वायर ए ईयर कि एक पूरा साल जो है उन्हें चाहिए ट्रांजिशन ताकि ये पूरे जो करेंसी नोट्स हैं इनको रिप्लेस किया जा सके। जहाँ तक आपका सवाल है, ये कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन आपने देखा कि जो कॉइन्स हैं वो लोगों को कैरी करना एक तो मेरे ख्याल में इशू था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं हो सका। 5 रुपए का भी जो कॉइन है वो आपको पता है कि उसको कैरी करना एक प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से। लेकिन अब दोबारा से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने उनका प्लान ये है कि 10 रुपए का कॉइन जो है वो विद इन ए ईयर दोबारा से कैबिनेट के पास लेकर जाएंगे और ये जितने करेंसी नोट्स हैं इनकी जगह पे नए करेंसी नोट्स जो हैं वो विद इन ए ईयर इन सर्कुलेशन हो जाएंगे। ठीक है सर। सर इससे कोई इन्फ्लेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा कि 10 रुपये का नोट ख़त्म हो जाएगा, कहीं प्राइस मतलब जो कीमतें हैं चीज़ों की, तो इसका ये फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे लोग? मेरा ख्याल नहीं है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। एक जो है वो पाकिस्तान में बड़ी डिबेट होती रही है और अभी भी कभी न कभी पॉलिसी लेवल पे इसके ऊपर डिस्कशन हो जाती है कि 5,000 रुपये का नोट जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आई डोंट थिंक सो। इसके बारे में जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी और बाकी जगहों पे भी जो शिकायत आ रही थी कि इसके काउंटरफीट जो है वो काफ़ी मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल है। इसी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नए नोट्स को विद यानी न्यू सिक्योरिटी फीचर्स लेकर आ रहे हैं ताकि यानी नामुमकिन तो नहीं रहेगा लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि उनकी जो जेली करेंसी है वो मार्केट के अंदर हो। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 10 रुपए के कॉइन की वजह से कोई इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत बड़ा असर। देखिए कुछ ना कुछ असरात तो इसके मुरतब होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा सर, क्या बहुत महंगा प्रोसीजर है? क्योंकि 2024 से हम सुन रहे थे कि जी डिज़ाइन चेंज हो रहा है, फिर वो स्टेट बैंक ने 1 साल जनवरी में कहा कि जी अब हम बस करने लगे हैं जी, प्रिंट करने लगे हैं, अब फिर दोबारा इतना डिले क्यों सर? एक तो उसमें न्यू सिक्योरिटी फीचर और डिज़ाइन के अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्पेड वर्क और होमवर्क, जिसकी वजह से उनको ये सारा और है भी कॉस्टली। चूँकि जो यानी 5,000 का सब नोट है उसकी जो कॉस्ट निकाली जा रही है वो उससे आलमोस्ट यानी ट्रिपल के लगभग है। तो इस वजह से यानी जो कॉस्ट है वो तो एक इशू है, लेकिन न्यू सिक्योरिटी फीचर्स और डिज़ाइन जो है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पहले कैबिनेट के पास लेकर गए, उसकी डायरेक्शन के नतीजे में उसके अंदर मज़ीद चेंजेस जो हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन कॉस्ट ऑफ कोर्स जो है वो आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन जो है वो इसके ऊपर वो भी एक पब्लिक सेक्टर की एंटिटी है, स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ में से है, लेकिन कॉस्ट के अलावा जो न्यू सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनकी वजह से मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है सर। सर फ्यूल प्राइसिंग का फिर से सवाल करूँगा आपसे। हम फोर्टनाइटली से आए, वीकली से डेली। सर जो टैक्सी ड्राइवर थे, जिन्हें आम आदमी थे, वो कह रहे थे यार ये एक
स्कीम है, मतलब क्रिटिसाइज़ करते कि यार इस स्टेप को कि जी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है ऊपर लेके जाएगी। तो सर अभी मैं कोई कैलकुलेट कर रहा था, कुछ तकरीबन पेट्रोल का अगर हम देखें तो 15% जुलाई 17 में मेरे ख्याल से ये इम्प्लीमेंट हुआ था या 18 से। तो अब अगर आप कंपैरिजन करें पेट्रोल प्राइसेस, करंटली 15% जो है पेट्रोल की और 20% डीज़ल की कीमत ऊपर है। तो सर ये क्या मतलब आम आवाम ठीक थी इस बारे में कि आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर लेके जाएंगे? देखिए, जो सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का है वो ये है कि जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, फ़र्ज़ करें कि आप डेली की बेसिस पे जब प्राइसेस को आपने चेंज करना शुरू किया तो उनके जो ट्रांसपोर्ट के फेयर्स हैं वो किस तरह से फिक्स करें। फॉर इंस्टेंस, अगर एक शख्स जो है वो कराची से कोई चीज़ या लाहौर से कोई चीज़ जो है वो इस्लामाबाद या पेशावर मंगवा रहा है और जिस टाइम ट्रांसपोर्टर हजरात ने उनके साथ वो फेयर फिक्स किया था उस टाइम प्राइसेस और थी और दूसरे दिन प्राइस चेंज हो गई, तो अब वो कैसे ट्रांसपोर्ट के फेयर्स को तय करेंगे? ये एक प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम थी। और ख़ासकर ये जो डीज़ल पे चलने वाली गाड़ियां हैं, चूँकि ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर डीज़ल के ऊपर ही है, तो इस वजह से वहाँ पे भी प्रॉब्लम था। लेकिन दूसरी तरफ जो आम आदमी है, मसलन पेट्रोल को अगर आप देखें, ठीक है गाड़ियों के जो मालकान हैं वो मिडिल इनकम लोग हैं, वो तो, लेकिन वो भी शायद इसको एब्जॉर्ब करना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन आप ये देखेंगे जो मोटर बाइकर्स हैं और जिन्होंने रोज़ाना जो है वो या दूसरे दिन जो है वो अपने मोटर बाइक के अंदर फ्यूल डलवाना है, उनके लिए भी मुश्किल है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो प्राइसेस चेंज हो रही हैं उसको देखें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के केस में वाइबल यही है कि आप इसको वीकली बेसिस पे लेकर जाएं। और अभी आपने देखा कि जो प्राइसेस है, अभी डीज़ल की प्राइस हुकूमत ने चंद दिन पहले 30 से 32 रुपए उसके अंदर कमी की है, लेकिन बाय एंड लार्ज जब से रोज़ाना की बुनियाद पे प्राइसेस का रिव्यू शुरू हुआ है 99% प्राइसेस में इजाफा हुआ है, चाहे वो 1 या 2 रुपए हो या 3 से 4 रुपए हो। तो उसका जो आम आदमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और इन्फ्लेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट उसके आ रहे हैं। अभी आप ये देखें कि जो वेजिटेबल की प्राइसेस हैं उनकी प्राइसेस भी जो है उसमें एक स्पाइक आपको नज़र आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात की हड़ताल है, हालांकि वो कुछ उनके कह रहे हैं कि हड़ताल ख़त्म कर दी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं की, लेकिन वो जो प्राइसेस हैं डेली कमोडिटीज़ की उनकी शॉर्टेजेस तो नहीं है, लेकिन प्राइस इंक्रीज़ उनकी मार्केट के अंदर आपको नज़र आ रही है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर के ऊपर भी उसके असरात आपको नज़र आएंगे। ठीक सर। अच्छा सर, मैं पर्सनली आज तक समझ नहीं पाया हाई ऑक्टेन का प्राइसिंग मैकेनिज़्म। तो सर ये क्या मतलब, मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ ये डीजल से लिंक्ड है, पेट्रोल से लिंक्ड है, किस तरह आपको कभी समझ में आया हाई ऑक्टेन की प्राइसेस? देखें, ये वाकई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ओगरा ने इसको जो है वो प्राइसिंग का मैकेनिज़्म उन्होंने किया था। आइंदा मैं भी इसको ज़रा डिटेल से देखकर जो है वो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। लेकिन ये जो प्राइसिंग का मैकेनिज़्म है ये वाकई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसको मैं भी आइंदा अनाउंस भी नहीं की जाती तो बड़ा एक अजीब सा लगता है। आपको पता नहीं है क्या कीमत है इसकी, एक पंप पे कुछ दूसरे पंप पे कुछ, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और उसकी और दूसरा एक और भी है कि जो पाकिस्तान में फ्यूल स्टेशंस हैं उनकी अपनी अपनी प्राइसेस भी वो उस पर ऊपर कर रहे हैं। मसलन मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक कंपनी जिसके काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, अगर आप उनके पास जाएं तो उनकी आपको प्राइस कम मिलेगी, 3-4 किसी दूसरी जगह पे जाएं तो आपको उसके अंदर प्राइस जो है वो डिफरेंशियल। और एक और भी प्रॉब्लम है, उनका प्राइस का जो मैकेनिज़्म है वो जैसे पेट्रोल या डीजल की प्राइस अनाउंस होती है उसके 2-3 दिन के बाद जो है वो उसके असरात जो है वो फ्यूल स्टेशंस पे आपको नज़र आते हैं। जी सर। अच्छा सर, मिनिमम सैलरी जो है फेडरल एम्प्लॉयज़ के लिए इंक्रीज़ कर दी गई जो बजट में जैसा कमिट किया था। तो सर इससे अब इसमें ये भी मैं सुन रहा था कि इसमें जो है वो इसमें से टैक्स भी डिडक्ट होगा।
तो सर इससे तो इसका मतलब ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ जिनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। और दूसरा ये भी मैं आपको बताऊं कि वो स्पेशल अलाउंस की मद में जो है वो उसको इंक्रीज़ किया गया है। हाँ जी। लेकिन ये पेंशन और ग्रेजुइटी के लिए ये कैलकुलेट नहीं होगी। एक मैं आपके फोरम पे एक और बात जो है वो हुकूमत के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि देखें, आपने मिनिमम वेज अनाउंस किया है, लेकिन बहुत से सरकारी या नीम सरकारी इदारे जो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन के अंदर हैं, वहाँ पे भी मिनिमम वेज पूरी तरह से इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो रही। ठीक है। तो एक तरफ तो यानी मिनिमम वेज की इंक्रीज इट्स ए गुड स्टेप, क्योंकि इन्फ्लेशन जब ऊपर गई तो लोगों की वो, मैं समझता हूँ कि मिनिमम वेज के अंदर इंक्रीज ज़रूरी था, लेकिन वो उसी टाइम है कि जब उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी उस डिसीजन के ऊपर हो रही हो। तो हुकूमत उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई इदारे या नीम सरकारी इदारे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे तो उसकी ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज़्म भी मौजूद होना चाहिए। इसकी अक्सर शिकायत जो है वो मैंने सेनेट और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ में देखा है कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से ये शिकायत आती हैं, लेकिन कोई रिड्रेसल का मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो सिर्फ शिकायत ही रह जाती हैं, उनकी रिड्रेसल नहीं होती। तो एक रिड्रेसल का मैकेनिज़्म इस सिलसिले में रिक्वायर्ड है। राइट सर। सर ऑटो पार्ट्स बनाने वाले कह रहे हैं कि जी यूज्ड कार इंपोर्ट रूल्स जो हैं वो तकरीबन 18 लाख उनकी वजह से नौकरियां ख़तरे में। सर ये फिगर असल है या फिर ये कंपटीशन की से डर रहे हैं? असल में देखिए, पापाम जो है उनका उन्होंने मैं फिगर्स आए हैं कि कमर्शियल और जो इंसेंटिव्स बेस्ड स्कीम्स हैं जो कि 3 थी पिछले साल तक, उसमें पर्सनल बैगेज था, उसमें गिफ्ट स्कीम थी और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस थी। पिछले साल जो है वो हुकूमत ने जो पर्सनल बैगेज स्कीम है उसको अबॉलिश कर दी है और बाकी 2 स्कीम्स उन्होंने जारी रखी और कमर्शियल इंपोर्ट इसके अलावा है। तो अब पापाम ये कह रहा है कि कोई तकरीबन 55,000, लेकिन वो कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को देखा जाए तो सरकारी एदाद व शुमार ये बताते हैं कि यूज्ड व्हीकल्स जो हैं वो कोई तकरीबन 36,000 समथिंग जो है वो पिछले साल के दौरान इंपोर्ट हुई हैं। और उसमें चूँकि पर्सनल बैगेज में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और पर्सनल बैगेज की स्कीम जो है वो अबॉलिश कर दी गई थी, और उसमें अगर 36,000 में से कोई 30 से 32,000 तो सिर्फ उसके अंदर आती थी, क्योंकि उसमें परसेप्शन ये था हुकूमत का कि वो मिस यूज़ जो है वो हो रहा है पर्सनल बैगेज जो स्कीम थी। तो जो बाकी स्कीम्स हैं गिफ्ट और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस उसको स्ट्रिंजेंट किया गया, लेकिन इस साल के दौरान पहले 3 साल पुरानी गाड़ियाँ जो है वो इंपोर्ट हो रही थी। इस साल 5 और 5 ईयर्स से बियॉन्ड हुकूमत ने जो है वो इजाज़त दे दी है। तो इस साल ये तवक्को है कि जो इम्पोर्टेड यूज्ड व्हीकल्स हैं, ख़ासकर ये जो इंसेंटिव बेस्ड या कंसेशनरी स्कीम्स थी, हालांकि ये 2 रह गई हैं, तो शायद इनमें थोड़ा सा इजाफा हो, चूँकि टैरिफ के अंदर भी रिडक्शन जो है वो हर साल जो रेगुलेटरी ड्यूटी है जो कि बाकी गाड़ियों की बनिस्बत 50% ज़्यादा थी, पिछले साल उससे 10% कमी की गई, इस साल फिर दोबारा की गई तो अब 30% है। तो एज की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने से और ये जो टैरिफ रिडक्शन है इससे पापाम को ये ख़तरा है कि शायद कंपटीशन उनके लिए बढ़ेगा और ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो इंपोर्ट होंगी। लेकिन ये जो 1.8 मिलियन का है ये मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं उनके साथ साथ जो एसएमईज और आगे जो सारा पूरे का पूरा सेक्टर है ये उसका फिगर बता रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा जो है वो बड़ा फिगर सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम हुकूमत जो है वो एक ऑटो पॉलिसी के बारे में गौर व फिक्र कर रही है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये चाहती है कि जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी है
जो आईएमएफ के साथ हमने एग्री की हुई है उसको ट्रू एंड लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो कह रही है कि ऑटो पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए। इस पे डिफरेंसेस हैं, अभी तक इसके बारे में कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। अब देखना ये है कि क्या ऑटो पॉलिसी को रोका जाएगा और नेशनल टैरिफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या जो 5 साल की टैरिफ पॉलिसी 2026 में ख़त्म हो चुकी है 2030 तक जो है वो उसकी एक नई पॉलिसी लेकर आनी है, हुकूमत उसको अलाइन करके लेकर आती है या उसको ऑन होल्ड रखा जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है। पापाम जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि ऑटो पॉलिसी आए और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनके लिए जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन जो है वो जारी रहे। ये एक डिबेट है इंटरनली, लेकिन कंज्यूमर्स के हवाले से मैं समझता हूँ कि चाहे ऑटो पॉलिसी आए या नेशनल टैरिफ पॉलिसी हो, एक इस तरह का विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी अपना रोल प्ले कर सकें, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए जो प्राइसेस और क्वालिटी के इश्यूज़ हैं गाड़ियों के ऊपर, उनके ऊपर भी बेहतरी हो ताकि लोगों के लिए ये गाड़ियाँ जो हैं अफोर्डेबल हो।